शुरू करते हैं। हेलो। अच्छा देखो बेटे, यस सर। ये क्वेश्चन कल मैं दिया था एग्जाम्पल 4, ये वाला सवाल दिया था, बहुत इजी सवाल था, कल का इवनिंग क्लास में डिस्कस किए थे। खाली ब्रीफली जस्ट रिकॉल कर देते हैं। बोला था कि प्रूव करो कि ये डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो इसमें सिंपल से आपको क्या करना है, पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ना, पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, आप आइदर फर्स्ट रो के अलम पर या फिर कोई भी रो के अलम पर एक्सपांड कर सकते हो, कोई भी कॉलम के अलम पर एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन इजी होने के लिए यहाँ पर हम चलो फर्स्ट रो के अलम पर ही कर लेते हैं, है ना, क्यों अननेसेसरली किसी दूसरे रो पे के अलम पर करें। तो अल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस देते चलो, है ना। अल्टरनेटली इधर प्लस क्यों दिया बेटे, क्योंकि इस एलिमेंट का रो नंबर एंड कॉलम नंबर दोनों को मिलाने से इवन नंबर आता है। इधर माइनस क्यों देता हूँ, क्योंकि इसका रो नंबर कॉलम नंबर को मिला के ऑड नंबर आता है। इधर प्लस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसका रो नंबर कॉलम नंबर को मिला के इवन आता है ना। तो आप एक बस डिसाइड कर लो, फिर अल्टरनेटली ये प्लस हो गया ना, तो अल्टरनेटली माइनस प्लस दे देना है। अच्छा तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स इंटू एक्स का रो कॉलम डिलीट करो, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, माइनस साइन थीटा इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं। अच्छा, यस सर। प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का रो कॉलम डिलीट करो, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस एक्स कॉस थीटा, है ना, ये माइनस एक्स कॉस थीटा हो रहा है, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस एक्स कॉस थीटा, तो प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। तो बेटा आप अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो बेटे, ये फाइनली कुछ ऐसा आएगा, माइनस एक्स क्यूब, और बेटे एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों कट गए, ये दोनों टर्म साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर जो ये जो दो टर्म बचे, एक्स साइन स्क्वायर थीटा एंड एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से अगर हम एक्स कॉमन ले आते हैं तो ये हो जाता है एक्स होल इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बचते हैं ये दोनों टर्म, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। तो ये हो गया एक्स इंटू वन एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो बचा क्या बेटा, माइनस एक्स क्यूब, है ना, एंड माइनस एक्स क्यूब इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है ना। माइनस एक्स क्यूब में कोई थीटा टर्म आपको दिख रहा है क्या, माइनस एक्स क्यूब में इज देयर एनी थीटा, नो राइट, नो सर। नो राइट। ओके, फॉर दैट रीजन we shall say that the value of the determinant is independent of theta। assume करता हूँ। ओके ठीक है। अच्छा ये वाला सवाल हो गया, अभी दूसरे सवाल पे आते हैं। और इस सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, उससे थोड़ा अच्छा सवाल है। क्या बोला है बेटे, ये एक डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, सॉरी पहले तो एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स दे रखा है ना, उसके 9 एलिमेंट आप देख सकते हो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर बोला है जो एंगल थीटा यूज किया गया है ना बेटे, जो सब में जो एंगल थीटा यूज किया गया है, वो बोला है कि थीटा का वैल्यू 0 < <2 मतलब फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर थीटा आ रहा है ना, मतलब 0 रेडियन से लेकर 2 पाई रेडियन तक, मतलब फर्स्ट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जितने सारे इन्फानाइट एंगल है ना, तो थीटा वो है, ठीक है कि नहीं। अच्छा अगर ऐसा ठीक है। है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस इस इंटरवल को बिलोंग करता है, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ है इस इंटरवल को बिलोंग करता है, या फिर इस इंटरवल को बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे बेटे, डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ डी ई टी ए। हाँ तो बेटे बोला था जब ऐसा होता है तो मैट्रिक्स होता है, उसको घटा के जब ऐसे कर देते हो वर्टिकल बार, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है। चलो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के, प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के अलग पर कर रहा हूँ, है ना। तो 1 × 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 + साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, 1 + साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये माइनस है ना, -1 इंटू उसका रो, सॉरी इधर लगा दिया क्या, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड और जूम इन कर लेते हैं, हाँ लगा देते हैं, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ओके, तो बेटे +1 इंटू 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू बेटा उसका रो कॉलम को डिलीट करो, माइनस साइन थीटा
माइनस माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर और नॉट? अच्छा, प्लस वन इंटू बेटे वन का रो कॉलम को डिलीट करो, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस वन है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। समझ रहे हो यहाँ तक? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। यस ओके। सर। ऐसे करने से बेटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या बेटा, ये वन इंटू समथिंग इज तो वही वही है ना, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जीरो है छोड़ो उसको, और ये वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो टोटल डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया बेटे, वन प्लस वन टू, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना निकल के आया, टू साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या निकल के आता है बेटे, टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ही नहीं? क्लियर है ना? अच्छा, आगे प्रोसीड करते हैं। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा बेटे मुझे एक यस बात सर। बताओ, मुझे एक बात बताओ, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जीरो रेडियन से लेके घूम के जब टू पाई तक आते हो, तो साइन थीटा का वैल्यू आप माइनस वन से लेके वन तक सारे रियल नंबर आपको मिल जाते हैं, है कि नहीं? जरा चेक करो बेटे, जब आपका थीटा जीरो रेडियन है, साइन जीरो कितना, जीरो होता है। फिर उसके बाद ऐसे जीरो से मतलब वैल्यू बढ़ता है धीरे धीरे, साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे थीटा का वैल्यू जीरो से पाई बाय टू तक बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू जीरो से वन तक बढ़ता है, बिकॉज साइन पाई बाय टू इज इक्वल टू वन। और यहाँ पर पाई है, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो हमें पता है। तो जैसे जैसे एंगल पाई बाय टू से पाई तक आता है, उसका साइन वैल्यू वन से लेकर जीरो तक आता है ना, धीरे धीरे घटता है। फिर साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन, तो जैसे जैसे आपका एंगल पाई से बढ़ के थ्री पाई बाय टू तक आता है, उसका साइन, एंगल्स के साइन धीरे धीरे जीरो से घट के माइनस वन तक आते हैं। फिर जैसे जैसे एंगल आपका थ्री पाई बाय टू से टू पाई तक बढ़ता है, धीरे धीरे एंगल्स के साइन माइनस वन से बढ़ के जीरो तक आते हैं, बिकॉज साइन टू पाई इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो। तो क्या हम देखें कि जीरो रेडियन से लेके टू पाई रेडियन तक जितने सारे एंगल है, पूरा हमें माइनस वन से वन के अंदर हमारा साइन थीटा रहता है कि नहीं? तो माइनस वन लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू वन। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? अच्छा, यस सर। अगर बेटे ये चीज हमें दिया नहीं होता, मानो ये चीज हमें दिया नहीं होता, ये चीज हमें बिल्कुल दिया नहीं होता, मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक है दिया नहीं होता, मतलब थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो भी बेटे हम यही लिखते हैं। क्यों? हमें पता है साइन थीटा का डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड कोई भी एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू हमेशा इसी रेंज में रहता है ना, माइनस वन से वन तक। तो अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी मैं यही लिखता, और ये दिया है तो मैं ये लिखा। तो आपके मन में एक संदेह आ रहा होगा क्या, हमेशा सर मतलब इसको बिना देखे सर डायरेक्ट हमेशा यही लिख दे क्या? नहीं नहीं नहीं, एंट्रांस में घुमा के कैसे आता है, देखो बेटा बताता हूँ। एंट्रांस में ऐसे आ जाता है, जीरो लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई बाई फोर, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो से पाई बाई फोर तक है। और बेटा अगर थीटा का वैल्यू जीरो से पाई बाई फोर तक होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो से लेके वन बाई रूट टू तक आएगा। किस कहाँ तक आएगा बेटे? वन बाई रूट टू तक आएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? जीरो से पाई बाई फोर है ना, पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री है ना, मतलब यूं घूम के यहाँ तक है ना, ये वाले सारे एंगल जीरो रेडियन, फिर वहां से लेके पाई बाई फोर रेडियन तक। बेटे ये जीरो रेडियन पे साइन जीरो कितना, जीरो होता है, और साइन पाई फोर कितना होता है, वन बाई रूट टू होता है। तो जैसे जैसे आपका एंगल जीरो रेडियन से लेके पाई बाई फोर रेडियन तक बढ़ता है, आपका साइन का वैल्यू जीरो से लेकर वन बाई रूट टू तक जाता है ना। तो वहां पर ऐसा लिखते, लेकिन हमें फॉर्चुनेटली हमें दे रखा है कि थीटा पूरा जीरो से लेकर टू पाई तक, तो जीरो से लेकर टू पाई तक पूरा हमारा सारा आ जाता है। अच्छा बेटे जीरो से लेकर पाई तक अगर देता, एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी, अगर बेटे जीरो से लेकर पाई तक देता तो क्या होता? क्या साइन थीटा का वैल्यू यही लिखते, क्या ये लिख पाते? अगर देता थीटा जीरो से पाई तक, तो साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लिखते बेटे? जीरो से वन तक लिखते। कहां से कहां तक, क्या तक, कहां से कहां तक होता है? जीरो से वन तक। अभी देखो से ना, वन। इधर जीरो, बढ़ के इधर वन, फिर घट के इधर जीरो, माइनस वन किधर आया यहाँ पर, इसके अंदर, मतलब नेगेटिव नेगेटिव, साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव ही नहीं हो रहा है। आप देखो ये क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, एक क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव। तो अगर ऐसा देता तो हम लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक बेटे? जीरो से लेके वन तक। क्लियर है ना? इस रेंज में आ जाता। अच्छा, तो सबको समझ में आ रहा है?
तो फिलहाल यहाँ पर पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये आएगा। अच्छा, और एक चीज हमने पढ़ रखे थे लास्ट क्लास, मतलब 11th का जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि बेटे अगर x का वैल्यू -a से लेके a तक होता है, सपोज x इज फ्रॉम -a टू a, पर a इज ए पॉजिटिव नंबर, तो बेटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेके ए स्क्वायर तक रहेगा। कहां से कहां तक रहेगा? 0 से लेके ए स्क्वायर से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मेरा x का वैल्यू -3 से लेके 3 तक आता है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू किधर से किधर तक रहेगा बेटे? 0 से लेके 9 तक मिलेगा। अगर आप -3 से लेके 3 तक कोई भी रियल नंबर x लेते हो तो उसका स्क्वायर 0 से लेके 9 तक रहता है। ठीक है? अरे समझ पा रहे हो? यस उसी सर। उसी लॉजिक के हिसाब से बेटे यहाँ पर आपका साइन थीटा -1 से 1 तक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा बेटे? 0 से लेके 1 का स्क्वायर तक। अरे 1 तक, समझ पा रहे हो? इसको देखो, क्लियर? अच्छा, इनइक्वालिटी के ये तीनों तीनों साइड में हम एक सेम नॉन जीरो, हम ये इनइक्वालिटी के तीनों साइड में एक 2 मल्टीप्लाई करें, है ना? 2 क्या है बेटा? पॉजिटिव नंबर है। तो 2 अगर मल्टीप्लाई करें तीनों में तो इनइक्वालिटी बदलेगा थोड़ी ना? नहीं बदलेगा, बिकॉज 2 इज ए पॉजिटिव नंबर। 0 × 2 0, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 2 हो गया। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे बेटे? तीनों में 2 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तीनों में 2 ऐड करेंगे। आप बोल रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी पता चलेगा। तीनों में 2 ऐड कर रहे हैं बेटे। 0 + 2 2, 20 + 2 लिखा हूं, 2 + 2 4। और ये क्या है? यही तो आपका डिटर्मिनेंट है ना? अरे यही तो आपका डिटर्मिनेंट है। यस क्लियर सर। और नॉट? हाँ। तो इसी को रियलाइज करने के लिए, इसी चीज का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है जानने के लिए, मैं पहले साइन थीटा से शुरुआत किया। किससे शुरुआत किया? साइन थीटा से शुरुआत किया कि बेटा इस रेंज, जब थीटा इस रेंज में रहता है तो साइन थीटा का वैल्यू इस रेंज में रहता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इस रेंज में रहता है। फिर तीनों में 2 मल्टीप्लाई किया, ऐसे आया। फिर 2 ऐड कर दिया, ऐसे आगे। और ये क्या है बेटे? ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 एंड 2 से लेके 4 तक रहेगा, है कि नहीं? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटे? डी करेक्ट होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 2 to 4। बेटे 2 4 दोनों भी इसका आंसर हो सकते हैं ना? अरे देखो, 2 भी होगा ना, इक्वल दिया है, 4 भी होगा ना, इक्वल दिया है। तो 2 4 दोनों में क्लोज ब्रैकेट दिया गया है ना, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 4 में ओपन ब्रैकेट दिया था। अरे समझ में आया? ओके। अरे समझ में आया कि नहीं? अच्छा। यस सर। यस सर। ओके, अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ध्यान से देखो बेटे कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो वो जान लेते हैं। और एक बात आपको बताता हूं, अभी 6 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट के 6 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। शुरुआत से ही मैं आपको एक बात बताता हूं, हम ये प्रॉपर्टीज को कहीं पर प्रूव नहीं करने वाले, इनफैक्ट कहीं पर भी प्रूव नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये 6 के 6 प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई बस करेंगे। मैंने आपको 11th में बताया था बेटे, हम मैथमेटिक्स में किसी भी फॉर्मूला, किसी भी थ्योरम को या तो प्रूव करते हैं या तो वेरीफाई करते हैं। प्रूव करने का मतलब ऐसा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना कि वो हर सिचुएशन में वो सही हो जाए, हमें पता चल जाए। जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में कर रहे थे कुछ दिन के पहले, है ना, कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, लॉजिकली दिखा रहे थे। लेकिन वेरीफाई मतलब करने का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी, चलो ये प्रॉपर्टी मुझे पता है, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलो एक एग्जाम्पल देके समझ लेता हूँ। उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। तो जो 6 के 6 प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट के पढ़ेंगे, इनके जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत हायर सिलेबस में। तो हम सिर्फ उनको वेरीफाई करके उनका एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है? देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होता है। दूसरा बात है, प्रॉपर्टीज हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बहुत आसानी से कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट्स को डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी लगा देने से बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाता है। आगे चल के देखेंगे कहां पर कैसे क्या मदद करता है ना। तो पहले आते हैं प्रॉपर्टी 1। बेटे प्रॉपर्टी 1 बोल रहा है डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। बेटे अगर डिटर्मिनेंट का अगर रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो उसका वैल्यू वही रहता है। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने का सीधा मतलब है कि रोज को कॉलम बना देना, कॉलम्स को रोज बना देना। मतलब आप रोज को कॉलम बना दो तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स रोज बन जाते हैं, या फिर कॉलम्स को रोज बना दो तो ऑटोमेटिकली रोज कॉलम बनाते हैं ना। ट्रांसपोज में कर रहे थे ना। अच्छा,
बेटे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो क्या आता है, यू माइनस यू है ना, 4 माइनस 6 कितना आएगा, -2। अब मैं करता हूँ इसका रो कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, इसमें जो फर्स्ट रो 1 2 है ना उसको फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ 1 2, सेकंड रो 3 4 उसको सेकंड कॉलम बनाता हूँ 3 4। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो बेटे, यू माइनस यू करके, 4 माइनस 6 कितना आया बेटा, वही -2 आ गया। तो क्या देखे आप कि डिटर्मिनेंट के अगर आप रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदल नहीं रहा है कि नहीं। तो ये आप चेक भी कर सकते हो, ये दोनों डिटर्मिनेंट देखो बेटे, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट रो 1 2 3 है, इसका फर्स्ट कॉलम 1 2 3 है, सेकंड रो 4 5 6, सेकंड कॉलम 4 5 6, थर्ड रो 7 8 9, थर्ड कॉलम 7 8 9, ये दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम ही रहेगा। रोज कॉलम को इंटरचेंज कर देने के बाद भी डिटर्मिनेंट सेम रहता है। तो इससे एक मजेदार चीज निकल के आता है, क्या निकल के आता है बेटे, बेटे अब आप देखो बेटे, डिटर्मिनेंट किसका निकाला जाता है, मैट्रिक्स का निकाला जाता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये डिटर्मिनेंट है जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट है जो स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है बेटे, एक दूसरे का ट्रांसपोज है कि नहीं, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज है। तो एक यस इंटरेस्टिंग सर। बात यहाँ से निकल के आता है, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इट इज नोटेड दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है नहीं, सेम रहता है। आते हैं अभी प्रॉपर्टी 2, ठीक है ना। देखो प्रॉपर्टी, अच्छा सबको दिखाई दे रहा है कि और जूम करूं, और जूम करूं, नो सर। चलेगा तो नो सर। ठीक है। तो दिखाई दे रहा था कि मतलब जूम करूं कि ना करूं, नो सर। चलेगा, नो सर। अच्छा ठीक। प्रॉपर्टी 2 बेटे देखो, प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है, साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, उस डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो मान लो कि 3 by 3 का डिटर्मिनेंट मेरे पास है, मैं उसका रो 1 रो 3 या फिर रो 1 रो 2 या फिर रो 2 रो 3 कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। तो ऐसे करने से मेरा डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। मतलब अगर मेरा डिटर्मिनेंट पहले +2 आ रहा था अभी -2 आएगा, अगर मेरा डिटर्मिनेंट पहले -2 आ रहा था अभी +2 आएगा, खाली डिटर्मिनेंट का क्या होगा, साइन बदल जाएगा। तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं उसको एक एग्जांपल के माध्यम से, मेरे बात समझ रहे हो, ओके। यस सर। ये डिटर्मिनेंट को बेटा ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4, चलो कैलकुलेट करते हैं, यू माइनस यू करके कितना आएगा बेटा, -2 बार बार कर रहे हैं इसको। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो दो कलम है ना बेटे, दो कलम को इंटरचेंज कराऊं। एक बात बेटे याद रखो, इसका जो पहला प्रॉपर्टी था उसको इसके साथ कंपेयर मत करो, वो अलग प्रॉपर्टी था। वहां पर क्या कर रहे थे, रोज एंड कॉलम्स के बीच में इंटरचेंज कर रहे थे, मतलब ऑल रोज को ऑल कॉलम्स बना रहे थे, क्लियर और नॉट, एंड कॉलम्स को रोज बना रहे थे। यहाँ पर कुछ और हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कोई भी दो रोज के बीच में स्वैपिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी दो कॉलम्स के बीच में स्वैपिंग कर रहे हैं, क्लियर और नॉट, ओके। यस। तो 1 3 2 4 दोनों कॉलम को स्वैप कर दिया, तो 1 3 इधर आ गया, 2 4 इधर आ गया। अब चलो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, u माइनस यू, 6 माइनस 4 कितना है बेटे, 2। तो क्या देखे बेटे ना, पहले मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 था एंड इसके दो कॉलम को स्वैप कर देने के बाद मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 बन गया। मतलब ये जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट हुआ डेल्टा 1 दैट इज इक्वल टू माइनस मेरा पुराना डिटर्मिनेंट डेल्टा। समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली, यस सर। अच्छा। यस सर। और ये चीज आप दो रो के बीच में भी करके आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि आप देखो, सपोज उसी के मैं क्या कर रहा हूँ, दो रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये 1 2 को नीचे ले आया और ये 3 4 को ऊपर ले आया। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा, u माइनस यू कितना आ गया, 2 आया, मतलब पहले था -2 अभी डिटर्मिनेंट हो गया 2, दो रो को स्वैपिंग कर दिया तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल गया। यहां तक समझ में आया, आगे चले, ओके। तो ये चीज आप, हाँ दूसरा बात है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी,
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन को सिंपली समझाने के लिए मैं 2/2 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ ताकि इजीली मुझे आपको समझाने में इजी हो। तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, सारे डिटर्मिनेंट्स के लिए प्रॉपर्टी यूज होता है। क्लियर और नॉट? ऐसा नहीं कि 2/2 सर दिखा है तो 2/2। क्लियर और नॉट? Yes, प्रॉपर्टीज, sir. हाँ, शुरुआत में हमने लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब सारे डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज, कोई भी ऑर्डर का हो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मेरे पास एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है और मैं इसका रो 1 एंड रो 3 के बीच में अगर इंटरचेंज लाता हूँ, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देते हैं, डी डेल्टा। फर्स्ट रो के अलग पर कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, हाँ, 1 × 6 -0 प्लस 4 × 2 -0, है ना। तो कितना आ रहा है बेटा? 14 आ रहा है। बट इसका रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब 104 को नीचे ला रहा हूँ, 012 को ऊपर ले रहा हूँ, ये कर दिया। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, -14 आया। तो समझ में आ गया? कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। अब उसका असली एप्लीकेशन देखेंगे, उसका असली एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पर जो चीजें पढ़ेंगे, जो नोट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। ये नोट क्या है बेटे? इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, और आगे हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते वक्त। बेटे टू कीप द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट द सेम आफ्टर इंटरचेंजिंग टू रोज और कॉलम्स, we multiply the new determinant with -1। क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट, मुझे पता है, देखो मुझे पता है मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है पहले से, और मैं उसका दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। वैसे करने से मेरा क्या होगा? मेरा डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखूं, तो क्या करूंगा? जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट हुआ है उसमें एक -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओल्ड डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ओल्ड डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 था, दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, अब डिटरमिनेंट का वैल्यू -2 हो गया। लेकिन मैं वही 2 रखना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? न्यू डिटरमिनेंट में -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधा बात है। अरे समझ लो ना? ओके, तो वही लिखा हूं कि Yes. टू कीप द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट द सेम आफ्टर इंटरचेंजिंग टू रोज और कॉलम्स, वी मल्टीप्लाई द न्यू डिटरमिनेंट विथ -1। तो जो एग्जाम्पल देखो, ये डेल्टा डिटरमिनेंट है 1 2 4 0 1 3 2 1 0। दिस इज, अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ? इसका रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसका रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब 1 2 4 को नीचे ला रहा हूँ, 2 1 0 को ऊपर ले रहा हूँ, और बीच वाला वही का वही, ठीक है ना। अच्छा, इंटरचेंज अगर कर दूंगा तो ये देखो, ये माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये जो डिटर्मिनेंट है एंड ये डिटर्मिनेंट है, इन दोनों का साइन अलग अलग रहेगा ना, लेकिन मुझे दोनों का वैल्यू सेम रखना है। तो दिस डिटर्मिनेंट से मैं जब रो 1 रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूं तो साइन बदल जा रहा है, इसलिए मैं उसके आगे के माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो मेरा वैल्यू बराबर रह रहा है। क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. हाँ। तो मैं दो रो के बीच में जब इंटरचेंज किया तो साइन बदल जाएगा, लेकिन मुझे अगर वैल्यू सेम रखना है तो एक माइनस आगे लगा दूंगा तो वैल्यू सेम रह जाएगा। अभी दिस इज इक्वल टू दिस, अभी सेम है। अच्छा, 1 2 3 4, ये डिटर्मिनेंट का मैं कॉलम 1 कॉलम 2 के बीच में इंटरचेंज करता हूँ। 2 4 आ गया, 2 4 आगे आ गया, 1 3 पीछे आ गया। लेकिन मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रखना चाहता हूँ, वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो आगे क्या लगा दूंगा? अरे माइनस लगा दूंगा तो इक्वल हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो? Yes, sir. ओके, ये वाला नोट इंटरेस्टिंग सा नोट, क्या देखो बेटे, इफ, इसको भी एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चन करते वक्त। इफ देयर आर n नंबर ऑफ इंटरचेंजेस बिटवीन रोज और कॉलम्स, the determinant is multiplied with -1 to the power n। देखो, मतलब अभी जो इंटरचेंज कर रहे थे, मुझे पता है मैं अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम के बीच में अगर एक बार इंटरचेंज कर दूं तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका साइन बदल जाएगा। साइन बदल जाएगा मतलब क्या होगा? ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो था उसमें का -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर और नॉट? अच्छा,
अगर मैं दोबारा और एक बार मतलब जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट हुआ उसका अगर फिर से दोबारा मतलब कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम के बीच में इंटरचेंज कर दूं तो और एक -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वैसे करता जाऊंगा तो जितने नंबर ऑफ इंटरचेंज करूंगा उतने नंबर ऑफ -1 मल्टीप्लाई होता जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर n नंबर ऑफ इंटरचेंज करूंगा तो फाइनली जो डिटर्मिनेंट मेरे सामने प्रकट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n इनटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ओके, सॉरी। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना? हेलो, समझ रहे हो? ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, क्या है इसका वैल्यू बेटे? -2। मैं इसका रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। अब न्यू डिटर्मिनेंट प्रकट होगा, 3 4 ऊपर चला गया, 1 2 नीचे चला गया। ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या आ जाना है? 2 आ जाना है ना? -2 था, अभी 2 आ गया, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसी डिटर्मिनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जो न्यू डिटर्मिनेंट प्रकट हुआ ना उसके कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, इन दोनों को। मतलब 4 2 आगे आ गया, 3 1 पीछे आ गया। ऑब्वियसली इसका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है और इसके दो कॉलम को इंटरचेंज करने का तो अभी डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अच्छा, अब बेटे ये डिटर्मिनेंट का मैं दोनों रो के बीच में इंटरचेंज कर रहा हूँ। मेरे बात समझ रहे हो? रो के बीच में इंटरचेंज कर दिया। अब जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा उसका वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली इसका वैल्यू -2 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर है ना? Yes, sir. और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मेरा डेल्टा है। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मेरा डेल्टा है। एक बार इंटरचेंज किया, अभी जो न्यू डिटर्मिनेंट डेल्टा 1, दोबारा इंटरचेंज किया डेल्टा 2, तीसरा बार इंटरचेंज किया डेल्टा 3। आप चेक कर लो बेटे, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, इजंट इट? चेक करो, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, मतलब डेल्टा 1 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 इंटू डेल्टा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, दोबारा जब चेंज किए बेटे, डेल्टा 2 इज इक्वल टू -2, डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू -2, मतलब डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा। दोबारा चेंज करने के बाद मतलब यहाँ तक 2 बार इंटरचेंज हो गया। ये एक बार इंटरचेंज हुआ, ये और एक बार इंटरचेंज हुआ। 2 बार इंटरचेंज करने के बाद ये जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट हुआ डेल्टा 2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा। तो क्या हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा 2 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर? इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा 2 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा, बिकॉज -1 का स्क्वायर +1 होता है। समझ रहे हो? अच्छा, डेल्टा, अच्छा और एक बार इंटरचेंज किया, अभी 3 बार इंटरचेंज करने के बाद डेल्टा 3 प्रकट हुआ और उसका वैल्यू 2 है। मतलब देख सकते हो कि डेल्टा 3 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। अरे देख रहे हो ना, ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था ना वो -2 था, 3 बार इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू डिटर्मिनेंट आया 2 आया। क्लियर और नॉट? मतलब डेल्टा Yes, sir. 3 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। क्या मैं उसको लिख सकता हूँ डेल्टा 3 इज इक्वल टू -1 का क्यूब इंटू डेल्टा? तो Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो आफ्टर 1 इंटरचेंज न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 इंटू ओल्ड डिटर्मिनेंट। After 2 interchanges, new determinant is equal to -1 का square into old determinant. After 3 interchanges, new determinant is equal to -1 का cube into old determinant. ठीक है ना? तो इसका मतलब हम आगे चल के जब बहुत सारे डिटर्मिनेंट के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, वहां पर एक एक जगह पर हम क्या करेंगे, दो रो मतलब रोज के बीच में जो इंटरचेंज उसको एक ही क्वेश्चन में 2 बार कर देंगे। मतलब सॉरी, एक क्वेश्चन में बोला हूँ, एक ही स्टेप में 2 बार साइमल्टेनियसली हम इंटरचेंज करेंगे। तो उस टाइम में हमें ध्यान रखना है, काउंट करना है, 2 बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर मतलब +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है, आगे चल के देखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए खाली ये समझ लो, ठीक है ना? अच्छा, इसका बेटे नोटेशन देख लो। इसका नोटेशन क्या होगा? ऑब्वियसली इसका नोटेशन आप मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ ऐसा नोटेशन पढ़ चुके हो। आर आई एंड आर जे के बीच में इंटरचेंज करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, सी आई सी जे के बीच में इंटरचेंज करो ऐसे लिखूंगा। यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 के बीच में इंटरचेंज किया ऐसे लिखा। क्लियर है ना? अच्छा, Yes, sir. अब आते हैं प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 देखो क्या बोल रहा है बेटे। प्रॉपर्टी 3 पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटे, आप गलती से भी मैट्रिक्स
का प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स का रूल्स को डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट्स के रूल के साथ मिक्सअप मत करना। ये देख के कि उसमें तो खाली थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ऐसा दिखता है और ऐसा दिखता है, अभी पूरा अलग चीज है, वो अरेंजमेंट है और ये एक वैल्यू है, एक नंबर है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखा करो, जब मैं डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं तो मैट्रिक्स के साथ इसको बिल्कुल कंपेयर मत करना कहीं पर भी, ये नंबर है, वो अरेंजमेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है देखो, by multiplying a scalar with all the elements of any one row or one column, the determinant value also gets multiplied with that scalar। मतलब मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। मैं क्या किया, उसका कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम, मेरा मर्जी, कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मल्टीप्लाई कर दिया? स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, और करने के बाद फिर से दोबारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, और देखूंगा मेरा जो न्यू डिटर्मिनेंट है वो पुराना डिटर्मिनेंट इनटू वही स्केलर हो जाएगा। मतलब पुराना डिटर्मिनेंट जो था उसके साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यू डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। मैं दोबारा समझाता हूं, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मैं उसका मानो कोई एक रो में एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई एक रो एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, तो मेरा जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट स्केलर टाइम्स ओल्ड डिटर्मिनेंट। मेरा बात समझ रहे हो? चलो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। बेटे ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, कैलकुलेट करो, u माइनस यू कर कितना आ रहा है बेटे? -2 आ रहा है कि नहीं? अच्छा मैं क्या कर रहा हूं ना, इसका जो फर्स्ट रो है ना, इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये रो क्या हो जाएगा 2 4, और नीचे का वही है 3 4, बस ऊपर का जो फर्स्ट रो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, u माइनस यू कर कितना आ रहा है बेटा? देखो -4, कितना आ रहा है? -4। -4 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू -2, इजंट इट? मतलब 2 इंटू बेटा -2 क्या है? ओल्ड डिटर्मिनेंट। अरे समझ रहे हो ना, ओल्ड डिटर्मिनेंट। तो मैं मेरा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसका फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में एक स्केलर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो न्यू डिटर्मिनेंट आया दैट इज इक्वल टू दैट स्केलर 2 टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes. ओके तो हेलो, गेट इट? Yes, sir. अच्छा ठीक है। आप और एक चीज चेक कर लो, आप क्या करो, रो 1 में आपने 5 मल्टीप्लाई, मैं रो 1 में यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई किया हूँ ना, तो रो 1 हो गया 5 10, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, आ गया 5 इंटू ओल्ड डिटर्मिनेंट, है ना, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई किया ना उसके एक रो में। तो ये काम कॉलम के साथ भी कर सकते हो। तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? 1 2 3 4, और उसका मैं यहाँ पर क्या क्या हूँ ना, उसका कॉलम 2 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा कॉलम 2 के दोनों एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ये वही का वही है 1 3 और 1 3, और कॉलम 2 को मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो यहाँ पर 2 था अभी 6 हो गया, यहाँ पर 4 था अभी 12 हो गया, और ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, व्हिच इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। तो कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में अगर आप एक नॉन जीरो बोल रहा हूँ, अगर आप एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हो, इधर नॉन जीरो वगैरह नहीं, स्केलर, एनी स्केलर अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट स्केलर टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके क्यों मैम, ओके रिज्यूम। अच्छा ठीक है, अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं ना, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े ना उसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्लियर है ना, उसको अप्लाई करते हैं, ये नोट में अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटे? मुझे पता है कि मेरा जो पुराना डिटर्मिनेंट है उसका किसी भी रो या फिर किसी एक कॉलम में मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू में वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू दैट स्केलर टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। और इसका इस्तेमाल में
कहां पर करूंगा, चलो चेक करो, इधर एक चीज हम लिखे हैं, if we multiply a scalar with all the elements of any row or column, we must divide the new determinant by the same scalar so that value of the new determinant is equal to the value of the old determinant। मतलब क्या, बेटे ये मेरा पुराना डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, और मैं उसका रो 1 में मानो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा न्यू डिटर्मिनेंट आया ये, है ना, ये 1 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये 1/3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये आया मेरा न्यू डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे क्या, इक्वल नहीं होंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है तो ये डिटर्मिनेंट 3 डेल्टा हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। अभी बता था, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में एक स्केलर मल्टीप्लाई करो तो पूरा डिटर्मिनेंट के साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन मैं मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखना चाहता हूं, मैं मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखना चाहता हूं, जो पहले था वही रखना चाहता हूं। तो क्या करना है, बस एक आगे 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 डिवाइड कर दो, क्लियर और नॉट। अरे हमें पता है कि ये 3 डेल्टा है, हमें ये 1/3 इंटू, हमें पता है कि ये 3 डेल्टा है, तो 3 3 कट के डेल्टा वही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes. हाँ, तो ये एक चीज आपको जानना है। तो मतलब क्या है कि अगर मैं अपना डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में एक स्केलर मल्टीप्लाई करता हूं, तो वैल्यू को सेम रखने के लिए, डिटर्मिनेंट के वैल्यू को सेम रखने के लिए जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा उसको 1 बाई उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा, क्लियर और नॉट। नहीं तो वैल्यू ऑब्वियसली हमें पता है चेंज हो जाएगा, तो ये करना होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसका और एक एप्लीकेशन वाला, मतलब उसका और एक एप्लीकेशन, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन फैक्टर आउट अ कॉमन टर्म फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। मतलब क्या, बेटे ये मेरा डिटर्मिनेंट है, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, और मैं देख रहा हूं कि इसका जो फर्स्ट रो है ना बेटे, फर्स्ट रो से, रो के एलिमेंट में से, सारे एलिमेंट में से मैं k कॉमन फैक्टर ले सकता हूं। तो मैं ये करूंगा, पूरा ये जो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट में से कॉमन फैक्टर k पूरा बाहर ले जाऊंगा, k को पूरा डिटर्मिनेंट के बाहर ले जाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा बेटे, k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a b c d। सीधा मतलब है कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम से हम एक कॉमन फैक्टर पूरा डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी से हमें समझ आता है। सर अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम। वही मैं बताने जा रहा हूँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी इधर इस्तेमाल हुआ। लेकिन फिलहाल इतना तो समझ में आया, तो जितना बोला उतना समझ में आया, तो फिलहाल कि यस सर। मैं कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम से, ध्यान रखो, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम से मैं एक कॉमन फैक्टर बाहर ले सकता हूं, ठीक है ना। मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, लेट मी रिमाइंड यू दिस, मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, मैट्रिक्स के साथ इसको कंपेयर ना करना। मैट्रिक्स में क्या हो रहा था देख लो बेटे, मैट्रिक्स में सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 12 10, और मैं अगर ये सारे एलिमेंट में से 2 कॉमन लेना चाहता था, सॉरी मतलब इसमें अगर मैं 2 कॉमन लेना चाहता तो मैं ये सारे एलिमेंट में से 2 कॉमन ले जाता था, तो ये हो जाता था क्या बेटे, 1 2 6 5। क्योंकि हमें पता है कि जब एक मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर जाके मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं। इसीलिए सारे एलिमेंट में से मैं 2 कॉमन ला सकता हूँ, क्लियर और नॉट। ये मैट्रिक्स में अलाउड है, ये मैट्रिक्स में अलाउड है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है, हम बस किसी एक रो से कॉमन ला सकते हैं या फिर किसी एक कॉलम से एक कॉमन फैक्टर कॉमन ला सकते हैं। मेरा बात समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो ना। Yes. अच्छा, तो देख लो कहाँ गया, हाँ ओके बेटे, ये चीज बहुत आसान है समझना, इसको समझना बहुत आसान है बेटे। देखो ये मेरा पुराना डिटर्मिनेंट डेल्टा है, देख रहे हो, ये मेरा पुराना डिटर्मिनेंट डेल्टा है,
और मैं मेरा पूरा डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में k मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, k मल्टीप्लाई कर दिया। अरे समझ रहे हो? तो ये जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा डेल्टा वन, दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स माई ओल्ड डिटर्मिनेंट और नॉट, वही तो लिखा हूं। अरे समझ रहे हो? मेरा पुराना डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो में मैंने कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये जो न्यू डिटर्मिनेंट डेल्टा वन क्रिएट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, स्केलर k टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। एला अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे बात, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में स्केलर मल्टीप्लाई करो तो पूरा डिटर्मिनेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही तो लिखा हूँ ना। हेलो, वो यस अलग सर। लिखा हूँ, हाँ। यस ये, सर। हाँ, तो आप अपना डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या फिर किसी भी एक कॉलम से एक स्केलर बाहर कॉमन ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये कि मेरे पास मैट्रिक्स, ये कि मेरे पास डिटर्मिनेंट है बेटा, डिटर्मिनेंट 2 4 3 4 है। मैं उसका फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले आया, तो दिस डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स ये फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले आया, तो क्या होगा 1 और एक जगह 2, और ये दोनों सेम सेम रहेंगे। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, क्लियर और नॉट? सर, हाँ, 4 भी ले सकता हूँ, अभी सर, दिखा रहा हूँ। हाँ, कौन रे? सर, हाँ सर, ठीक क्वेश्चन है। हाँ वो किया हो क्या? हाँ, मैं इसका देखो सेकंड कॉलम से 4 कॉमन ले गया है ना, और ये दोनों सेम रहेंगे 2 3, ये हो गया 1 1, तो ये दोनों भी सेम है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बहुत सिंपल है, इसको समझना, ठीक है। ये खाली लास्ट बस दिखेंगे, ये लास्ट है, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। आ, कितनों को इसमें डाउट है? आप बस कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम नो। से आप एक कांस्टेंट कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, आगे चलते हैं बेटे। ये फॉर्मूला पढ़े थे, याद है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मानो ए एक एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड मैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब के ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टू द पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला पढ़ा थे, याद है? के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टू द पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद है? इसको प्रूव यस सर। करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है ना, यही प्रॉपर्टी लगा के। मैंने बोला था ना ये बाद में प्रूव किया जाएगा, तो अभी पता चलेगा आपको क्यों बाद में प्रूव किया जा रहा है, ठीक है ना। देखो, मेरे पास एक n बाई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देख रहे हो, a11 a12 डॉट डॉट, ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला है, खाली समझने के लिए, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। a11 a12 डॉट डॉट अप टू a1n, a21 a22 अप टू a2n, an1 an2 अप टू ann, है ना, लास्ट एलिमेंट रहेगा ना ann, n बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मैं एक स्केलर k मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? k मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो k, तो बेटा मैट्रिक्स में स्केलर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है रे? सारे एलिमेंट में जाके वो एलिमेंट वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो k1 k1, अरे समझ लो ना, सब में k मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये k मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, k मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, अभी पढ़े थे, जस्ट पढ़ के आए हैं, हमें किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से किसका डिटर्मिनेंट का, किसका डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से हम एक कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हैं डिटर्मिनेंट के बाहर, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसका फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो देख रहे हो बेटे, इसका फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट का, इसका जो फर्स्ट रो है ना, उसके सारे एलिमेंट में से कॉमन फैक्टर के ले गया, मेरे बात समझ रहे हो? इसका भी सारे एलिमेंट में से कॉमन फैक्टर क्या ले सकता हूं, उसका नीचे वाले भी से सारे मतलब कॉमन फैक्टर क्या ले सकता हूं। ऐसे जो लास्ट nth रो है उसके भी सारे एलिमेंट में से कॉमन फैक्टर क्या ले सकता हूं। तो कितना कॉमन फैक्टर क्या ले गया बेटे, बेटे कितना कॉमन क्या ले गया बेटे, n नंबर ऑफ केस कॉमन ले गया। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना? तो k यस टू दी पावर n, बेटे बाहर n नंबर ऑफ k मल्टीप्लाई मतलब बाहर आ गया, तो क्या हो गया बाहर, k टू दी पावर n इंटू a11 a12 a1n, बचा जो, एंड व्हाट इज दिस, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इजंट इट, ये तो ए का डिटर्मिनेंट है, तो क्या निकल गया, के टू दी पावर ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, आप बोलोगे सर हम ये कॉलम के साथ भी कर सकते, तो ऑफ कोर्स कर सकते हो,
नो प्रॉब्लम, कौन मना किया? आप सारे एक ही बात है ना। आप बोलोगे सर मैं कॉलम वन से मतलब सारे कॉलम से कॉमन लूंगा, तो लो, क्यों मना कर रहा है? इसे कह लो, इसे कह लो, इसे ऐसे एन नंबर ऑफ कॉलम से सबसे एक के ले लो तो एन नंबर ऑफ केस कॉमन आ जाएंगे, तो वही आपका आंसर ही आएगा, है कि नहीं? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा। यस सर। हाँ, तो ये चीज प्रूव हो गया, जिसका हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कल के क्लास में किए थे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और मैं कल आपको बाकी के कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना, कल के क्लास में। थैंक यू गाइस।